स्टेट को ये हक नहीं है कि वो इस तरह का सर्वे कंडक्ट कराए अपने स्टेट के अंदर में। इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। लालू जी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहता है कि बिहार में इस तरह का जो सर्वे हम लोग करवा रहे हैं वो हो। देखिए, जाति आधारित जनगणना एक ऐसा विषय है जिसमें बिहार में तमाम दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ देने का काम किया। और ये शिकायत मेरी बिहार के मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर रही है कि जब आपको किसी विषय पर सबका साथ मिलता है तो क्यों नहीं एक राय बनाई जाती है, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और तमाम दलों को आप कॉन्फिडेंस में लें और कॉन्फिडेंस में लेकर आप उस पर आगे बढ़े। मैं दो तीन मैं उदाहरण देता हूं। हम लोगों ने शराबबंदी कानून में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हम लोगों ने समर्थन किया, पर उस पर भी बिना किसी से राय मशवरा किए हुए, बिना एक आम सहमति बनाए हुए ये नीति लेकर आए और परिणाम आज सबके सामने है। बिहार में पहले से भी ज़्यादा खुलेआम शराब बिक रही है। उसी की तर्ज पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, हर बिहारी ये चाहता है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जिद, नीति आयोग की बैठकों में नहीं जाना, प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत द्वेषों के कारण इस मुद्दे को जिस पटल पर उठाना चाहिए उस पर नहीं उठाने के कारण आज भी बिहार अपने अधिकारों से दूर है। उसी तरीके से जाति आधारित जनगणना का समर्थन जब तमाम दलों ने किया तो क्यों नहीं सबको बैठाकर एक आम राय बनाई जाती, क्यों नहीं सबको साथ में बैठाकर इसको लेकर नीति, अगर पहले ही अगर ये चर्चा कर ली गई होती तो हाई कोर्ट में इस पर रोक नहीं लगती। और आज जिस तरीके से भाई देश चलेगा कानून के आधार पर चलेगा ना। देश में संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है उसमें राज्यों के अधिकार और केंद्र के अधिकार पूर्णतः स्पष्ट रूप से बटे हुए हैं। ऐसे में कोई गैर कानूनी कार्य भी कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती है। ऐसे में ये कानून के जानकार ही ज़्यादा बता पाएंगे कि जाति आधारित जनगणना कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास है कि नहीं। पर ये एक ऐसा विषय है जिसमें तमाम दलों ने इनका समर्थन दिया था। अगर ये एक आम राय बनाते तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता इसमें निकाला जा सकता है। आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या ये पॉलिटिकल कोई एजेंडा हो सकता है? क्या बीजेपी भी डर रही है? क्या नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि इसका कोई फायदा आने वाले लोकसभा इलेक्शन में मिलेगा? क्योंकि इस पर सियासत काफी भाई, ज्यादा जाति आधारित जनगणना करवाने का मुख्यमंत्री जी का फैसला पूर्णतः राजनीतिक है। आज इनको लगभग 2 दशक के बाद याद आ रहा है कि जाति आधारित आप जनगणना कराएं। और इनके साथ जो दल समर्थन कर रहे हैं 90 के दशक से, वो घटक दल इनके गठबंधन के, महागठबंधन के 90 के दशक से वो लोग बिहार में सत्ता में हैं। आज इन लोगों को याद आ रहा है कि आप जाति आधारित जनगणना कराएं, जबकि 2024 और 2025 विधानसभा के चुनाव जब समीप हैं तो आज आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। इससे पहले इतने समय तक लगभग पिछले 3 दशक से ज़्यादा भाई यही गठबंधन बिहार में सत्ता में रहा है। तो क्यों नहीं उस वक्त आपने जाति आधारित जनगणना की आपने बात की? तो कहीं ना कहीं इसमें आप राजनीति कर रहे हैं। बट हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज़रूर मानती है ये, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हों या राज्य की योजनाएं हों, जो कि जाति पे आधारित होती है, उसी के आधार पर वो योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ऐसे में हम लोग मानते हैं कि अगर उस जाति की सही आबादी की जानकारी हो तो उसके अनुपात में कितनी राशि उस केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं को आवंटित की जाती है, उसका सही आंकलन किया जा सकता है। कई बार न्यायालय के द्वारा भी ये प्रश्न किए गए हैं कि फलाना जाति की क्या आबादी है, जो आंकड़े सरकारों के पास नहीं है। तो ऐसे में हम लोग पक्षधर हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात पे जो योजनाएं बनती हैं उसमें राशियों का आवंटन हो और इस बात की गणना की जा सके कि क्या उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। पर इसमें जिस तरीके से राजनीति सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मौजूदा बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, वो सोच गलत है। पीएम लगातार बार बार कहते हैं कि मुझे पीएम नहीं बनना है, कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मांझी जी ने भी कल कहा है कि उनकी नाम में जो है वो हाँ है, और वो बार बार ऐसा शो करते हैं कि उनको नहीं बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे हैं कि उनका नाम आगे बढ़े पीएम के लिए या कन्वीनर के लिए। मुख्यमंत्री जी का बयान, अरे हमको कहाँ मुख्यमंत्री बनना है, वो तो ये लोग हमको ज़बरदस्ती बना दिया। यही बोले थे ना 2020 में जब जनादेश एनडीए के पक्ष में आया था, तो उस वक्त यही बोले थे कि कैसे वो बेचारे हैं और ज़बरदस्ती उनको सब लोग मुख्यमंत्री बना दिया। तो भाई जब उस वक्त ज़बरदस्ती आपको बनाया गया था तो क्यों नहीं जब आप राजद के साथ आप गठबंधन में गए तो उस वक्त आप ये शर्त रखते कि कोई राजद की तरफ से मुख्यमंत्री बने, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। क्योंकि 2020 में तो आप मना कर रहे थे ना मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो जब आप 22 में जब आप महागठबंधन में आप गए तो उस वक्त बोलते कि भाई हमको नहीं बनना है।
तो इनकी ना में ही हाँ छुपी होती है। जिस जिस चीज़ के लिए ये मना करेंगे, अरे हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको ये सब करना, हमको तो इसको आगे बढ़ाना, हमको तो उसको, यही ना बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो जब वो ये सारी बातें बोलते हैं तो मानिए कि वो चीज़ एक बच्चे की तरह जिद पर अड़कर उनको चाहिए होती है। आज जब वो ये बोल रहे हैं कि भाई ना हमको संयोजक बनना है, ना हमको नेता बनना है, तो क्यों आप दरवाजे दरवाजे दौड़ रहे हैं? क्यों आप अलग अलग दलों के नेताओं से आप मुलाकात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अपने आप को केंद्र बनाना चाहते हैं। और ये विरोधाभास देखिएगा, जो बार बार हम लोग बोलते हैं, जो तथाकथित ये जो विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना हुआ है, इसमें आप देखिएगा ये विरोधाभास ही इतना, जैसे जैसे कांग्रेस अपने आप को एसर्ट करेगी, कांग्रेस का वर्चस्व जैसे जैसे बढ़ेगा, इन तमाम दलों की बेचैनियां बढ़ेंगी। दिल्ली का उदाहरण हम लोगों ने देख ही लिया। आम आदमी पार्टी अपने आप को पहले ही दूरी बनाने लग गई है, सिर्फ एक कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान की वजह से ही आम आदमी पार्टी ने दूरी बनानी शुरू कर दी। तो यहीं पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी इस बात की बेचैनी है कि क्या सोनिया जी ऊपर का पद लेंगी, क्या खड़गे साहब ऊपर आ जाएंगे, क्या राहुल जी को कोई और अहम जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो ऐसे में इन लोगों के नीचे काम करना मुख्यमंत्री जी को पसंद आएगा नहीं। तो वो पहले से ही एक ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि बाद में चीज़ें उन्हीं के अनुकूल हों। पर हाँ, वहाँ पे भी एक से एक शूरमा बैठे हुए हैं। भाई जब हम बोलते हैं कि आपको एक साथ एक मंच पर 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देते हैं, तो किसी ने कच्ची गोलियां वहाँ पे भी नहीं खेली। वो भी सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितने पानी के भीतर हैं, कितने पानी के बाहर हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोलते हैं कि पेट में उनके दांत हैं, वो कह रहे कि और दल आएंगे, 26 से ज़्यादा दल मुख्यमंत्री कह रहे कि शामिल होंगे अगली बैठक में। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी जो बोलते हैं, उनका जो बयान चला था एक बार कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत हैं, भाई ये तो जानकारी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दुनिया को दी। तो उनके पेट के दांत की जानकारी इस गठबंधन के तमाम घटक दलों को है, और इसीलिए वो पहले से ही इनसे सावधानी बरते हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का कहना कि भाई और घटक दलों को हम साथ में लेंगे, भाई जितने हैं उनको तो आप संभाल लीजिए। शरद पवार जी की मिन्नतें कीजिए पहले जाकर कि वो इस बैठक में आ जाओ और इस बैठक में अंतिम तक रहें। आप आम आदमी पार्टी से जाके चर्चा कीजिए कि भाई वो रहें। बाकी दलों को बुलाना तो दूर की बात है, पहले तो जितने हैं, भाई मुख्यमंत्री जी का ही नहीं पता, इनको ही अगर विश्वास नहीं होगा कि इनको कोई पद मिलेगा कि नहीं, ये खुद मुंबई की बैठक में जाएंगे कि नहीं, प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर भी खड़ा है। इनको अगर जब तक विश्वास नहीं होगा कि भाई इनके लिए कुछ किया जा रहा है कि नहीं, तो ऐसे में जितने एग्जिस्टिंग हैं आप उन्हीं को संभाल लें, वही बहुत है। एक निशान की ये लोग बात कर रहे हैं कि 400 सीटों पर बीजेपी से हम लोग सीधा फाइट करेंगे, एक लोगो होगा, एक झंडा होगा। क्या ये सब करके बीजेपी को रोका जा सकता है, जो ये स्ट्रैटेजी ये लोग बना रहे हैं? इसमें क्या लगता है, क्या ये हो सकता है, संभव है इनके लिए? भारत की जनता को मूर्ख समझना पहले तो ये लोग बंद करें। क्या देश की जनता ये नहीं देख रही है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए आप एकजुट होने का आप दिखावा कर रहे हैं? और जब जब ऐसे दिखावे किए गए हैं भैया, ये मुंह के बल ये लोग गिरे हैं, औंधे मुंह ये लोग गिरे हैं। एक उदाहरण देता हूँ, पिछले विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में तमाम दल एक साथ आए थे कि नहीं आए थे? तमाम यूपी के 2 लड़के एक साथ आ रहे हैं, बुआ एक साथ आ रही, ये चर्चा हुई थी ना। तमाम आपने देखा, सपा आया, बसपा साथ में आई, कांग्रेस साथ में आई, सबने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। क्या हुआ उसका परिणाम? भाई देश की जनता आज की तारीख में ये जानती है कि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए, देश के लिए नहीं। अगर देश के लिए ये होता तो आप अपनी नीति सामने लेकर आते ना। सबसे पहली चर्चा आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे करनी चाहिए थी। अगर आपका हित देश के लिए होता, देशवासियों के लिए होता, पर आप सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए ये तमाम दल एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में देश की जनता इनके बहकावे में आएंगी नहीं। ये एक निशान कर लें, एक झंडा कर लें, एक बैनर कर लें, जितना भी एक करना चाहें, इनकी अपनी एकता देखिएगा, चुनाव जाते जाते तक वही धराशायी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल लूंगा, आपके फादर को मौसम वैज्ञानिक भारतीय राजनीति का कहा जाता था। आज अगर वो होते, रामविलास जी होते, तो क्या देखते, क्या महसूस करते कि जिस तरह से देश में राजनीति 2 भागों में हो रही है, उनका क्या आकलन रहता आपके नजरिए से? मौसम वैज्ञानिक का ही सुपुत्र हूँ, तो कुछ तो उनके गुण मुझ में भी आए हैं। मेरे नेता, मेरे पिता ने कभी भी किसी गठबंधन का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो सत्ता में आने वाला है। हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया, हमेशा प्री पोल अलायंस किया। अब आप इसको एक शुभ संकेत मान लीजिए कि जिस भी गठबंधन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रही है, वो गठबंधन सत्ता में आया है। वो आप 2004 तक के चुनाव में भले वो यूपीए की सरकार हो या उसके बाद एनडीए, जिस तरीके से सत्ता में केंद्र की सरकार में ये लोग आए,
और आज की भी तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी का, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद के साथ हम लोग का मजबूत समर्थन मौजूदा केंद्र सरकार और हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अब अगर ये शुभ संकेत है और ये परंपरा ऐसे ही चलती है तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि 2024 में पुनः केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। यानी मोदी जी फिर से आ रहे हैं आपके? भाई इसमें तो किसी को संदेह नहीं है, मुझे लगता है इसमें विपक्ष के भी नेताओं को नहीं है। वो लोग भी सिर्फ सीटों पर खेल रहे हैं कि अपनी सीटें वो कितनी बढ़ा लें, सिर्फ प्रयास उनका इसके लिए है। वो भी जानते हैं कि सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि 2024 में पुनः शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही लेंगे।